बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यह है जतोई के चैप्टर नंबर 7 की पार्ट 4 वीडियो। इस वीडियो में हम वायरल कंजक्टिवाइटिस की बात करेंगे। अब वायरल कंजक्टिवाइटिस नाम से ही ज़ाहिर है कि ये वायरसेस की वजह से हो रही है। ये एक्यूट इन्फ्लेमेशन होती है कंजक्टिवा की, जिसमें वाटरी डिस्चार्ज होता है। क्योंकि हमने जब क्लासिफिकेशन की बात की थी तो हमने कहा था कि वाटरी डिस्चार्ज, जिसको हम सीरियस एक्सुडेट भी बोलते हैं, वो वायरल इन्फेक्शन में हो रहा होता है। सो वाटरी डिस्चार्ज प्रेजेंट होता है। उसके अलावा रेडनेस ऑफ आई, क्योंकि कंजक्टिवा इन्वॉल्व है ना, तो रेडनेस तो प्रेजेंट होगी इन्फ्लेमेशन की वजह से। कॉमन वायरसेस जो कि कंजक्टिवाइटिस कॉज करते हैं, उनमें हमारे पास एडिनो वायरस आता है जो कि डीएनए वायरस है, पिकोरना वायरस आता है, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस आता है, मीजल्स वायरस आता है, चिकन पॉक्स आता है और मुलस्कन कंटेजियोजम आता है। अब इनमें से जो एडिनो वायरस है इसकी डिटेल पढ़ेंगे, पिकोरना की डिटेल पढ़ेंगे, हर्पीस सिम्प्लेक्स की पढ़ेंगे, उसके अलावा मुलस्कम कंटेजियोजम की पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं एडिनो वायरस से। अब ये जो एडिनो वायरस है ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस होता है। इसकी हमारे पास सब टाइप्स होती हैं, A to F इसकी सब टाइप्स होती हैं। अब ये दो क्लिनिकल कंडीशंस कोज करती हैं। एक होता है एपिडेमिक रेटोकंजक्टिवाइटिस और एक होती है फ्रिंजो कंजक्टिवाइटल फीवर। सबसे पहले बात कर लेते हैं एपिडेमिक रेटोकंजक्टिवाइटिस की। अब एपिडेमिक, ये एक एपिडेमिक डिजीज़ होती है जो कि रैपिडली स्प्रेड करती है क्योंकि ये हाईली इन्फेक्शियस होता है। क्रेटो मतलब ये कॉर्निया को इन्वॉल्व करती है। कंजक्टिवाइटिस यानी कंजक्टिवा को इन्वॉल्व करती है, यानी कि कॉर्निया के अंदर भी इन्फ्लेमेशन कॉज करती है और कंजक्टिवा के अंदर भी इन्फ्लेमेशन कॉज करती है। अब कॉर्निया के कंजक्टिवा के अंदर ये बेसिकली फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस कॉज करती है। यहाँ पे हमने इसकी कॉजेज में पढ़ा था कि जो फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस है वो एडिनो वायरस कॉज करता है, हर्पीस सिम्प्लेक्स और पिकोरना वायरस कॉज करता है। सो एक्यूट फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस कॉज करता है जो कि एसोसिएटेड होता है सुपरफिशियल पंक्टेट केराटाइटिस के साथ। यानी इसके अंदर ना कॉर्निया की जो एपिथीलियम होती है ना वो इन्वॉल्व हो जाती है, यानी सुपरफिशियली एपिथीलियम प्रेजेंट होती है ना, तो कॉर्निया की एपिथीलियम इसके साथ एसोसिएटेड होती है। तो ये एपिडेमिक रेटोकंजक्टिवाइटिस की डेफिनेशन हो गई। टियोलॉजी की बात करें तो जो एडिनो वायरस की टाइप सब टाइप्स 8 होती हैं या सीरो टाइप 8, 19 और जो 37 होती हैं ना वो इन्वॉल्व होती हैं एपिडेमिक रेटोकंजक्टिवाइटिस में। ये एक हाईली इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है जो कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड 8 डेज होता है और ये एपिडेमिक फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करती है। ये कॉज करती है फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस, हमने पीछे क्लासिफिकेशन के अंदर भी देखा था। उसके अलावा ट्रांसमिशन होती है इसकी ऑक्यूलर सिक्रीशंस के थ्रू। अब पेशेंट जो होता है वो किन सिम्टम्स के साथ हमारे पास प्रेजेंट होता है। पेशेंट कहता है कि उसकी आंख में बहुत ज़्यादा पानी आता है, यानी वाटरी डिस्चार्ज आता है। उसके अलावा रेडनेस तो जाहिर सी बात है कि कंजक्टिवाइटिस में प्रेजेंट होती ही है। उसके अलावा वो कहता है कि आंख में उसको काफ़ी डिस्कम्फर्ट और फोटोफोबिया महसूस होता है। फोटोफोबिया क्यों महसूस होता है? क्योंकि कॉर्निया इन्वॉल्व हुआ हुआ है। अब इसमें बहुत आइज अफेक्ट होती हैं 60% केसेस में। साइंस की बात करें जो हम एग्जामिनेशन पे देखते हैं कि एक तो आईलेट्स जो होंगी उनमें एडिमा हुआ होगा, आईलिड्स में एडिमा हुआ होगा। इसके अलावा डिस्चार्ज हमने कहा कि वाटरी होता है क्योंकि वायरल इन्फेक्शन पे वाटरी डिस्चार्ज होता है। उसके अलावा ना कंजक्टिवा पे हाइपरीमिया होगा, रेडनेस हमें नज़र आ रही होगी। और सीवियर केसेस में बात करें ना तो सीवियर केसेस में ये कंडीशन हुई होगी। अब इस कंडीशन में हम देख सकते हैं कि कंजक्टिवा का ना एडिमा हो गया है जिसको हम कहते हैं कीमोसिस ऑफ द कंजक्टिवा। सो कंजक्टिवा का एडिमा हो गया जिसको हम कहते हैं कीमोसिस ऑफ कंजक्टिवा। उसके अलावा बात करें ना तो इसके ऊपर देखो ना तो काफ़ी ज़्यादा रेडनेस है। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे हैमरेज शुरू हो गया, सब कंजक्टिवल हैमरेज यहाँ पे शुरू हो गया होता है। और यहाँ पर देखो तो एक ऐसे लग रहा है ना मेम्ब्रेन टाइप बनी हुई है, तो इसको हम कहेंगे कि सूडो मेम्ब्रेन की भी फॉर्मेशन हो गई है। सो सीवियर केसेस में एक तो कीमोसिस हुआ होता है यानी कंजक्टिवा का एडिमा हुआ होता है। उसके अलावा सब कंजक्टिवल हैमरेज हुआ होता है, सूडो मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन हुई होती है। नेक्स्ट साइंस के ऊपर हमें नज़र आता है कि फॉलिकल्स की डेवलपमेंट हुई होती है। अब ये फॉलिकल्स की डेवलपमेंट टार्सल के ऊपर हो रही होती है। उसके अलावा जो फोर्निशियल कंजक्टिवा होता है ना उसके ऊपर हो रही होती है। फोर्निशियल कंजक्टिवा हमने पहले भी बात की थी कि यहाँ पे करके इसकी लोकेशन होती है, इसके अंदर हो रहा होता है और यहाँ पे अंदर की तरफ प्रेजेंट होती है टार्सल प्लेट, उसके अंदर हो रहा होता है। अब चूंकि इसके अंदर कॉर्निया भी इन्वॉल्व होता है तो हमारे पास केराटाइटिस की कंडीशन होती है। ये 80% केसेस में प्रेजेंट होती है और ये डेवलप होती है 7 to 10 डेज आफ्टर द इन्फेक्शन एज डिफ्यूज एपिथेलियल केराटाइटिस, यानी डिफ्यूजली जो कॉर्निया की एपिथेलियम होती है ना उसके अंदर हमें नज़र आ रही होती है इन्फ्लेमेशन। और ये खुद ब खुद ही 2 वीक्स या इससे ज़्यादा टाइम के अंदर रिजॉल्व हो जाती है। अब क्यों रिजॉल्व हो जाती है? इसके अंदर ना सब एपिथेलियल ओपेसिटी बन जाती है ड्यू टू इम्यून रिस्पांस टू एडिनो वायरस, यानी एडिनो वायरस के अगेंस्ट ना इम्यून रिस्पांस जनरेट हो जाता है। इस इम्यून रिस्पांस के थ्रू हमारे पास सब एपिथेलियल ओपेसिटी की फॉर्मेशन हो जाती है। अब ये जो सब एपिथेलियल ओपेसिटी या फिर कॉर्नियल इन्फिल्ट्रेट्स होते हैं ना ये परसिस्ट करते हैं मंथ्स या ईयर्स तक। इसके अलावा हमारे पास लिम्फेडिनोपैथी हो सकती है जो कि प्री ऑलिकुलर जो कान से आगे होते हैं और जो सब मैक्सिलरी रीजन में लिम्फ नोड्स होते हैं वो इन्वॉल्व हो सकते हैं एपिडेमिक रेटोकंजक्टिवाइटिस की।
अब इस डायग्राम में देखो तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक तो जो कंजक्टाइवा है इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एडीमा हुआ हुआ है जिसको हम कहते हैं कीमोसिस। उसके अलावा ये रेड हुआ हुआ है, हाइपरीमिया हुआ हुआ है। उसके अलावा यहाँ पर हम फॉलिकल्स देख सकते हैं। फॉलिकल्स की हमने पहले भी बात की, जो फॉलिकल्स होते हैं ना वो एक तो डोम शेप होते हैं और उसका जो सरफेस होती है ना वो काफ़ी हद तक पेल होती है। और जो इसकी बेस होती है, बेस काफ़ी हद तक रेड होती है, क्योंकि जो बेस होती है ना इसी के ऊपर आर्टरी जो वेसल्स होती हैं वो रन कर रही होती हैं। सो बेस रेड होती है जबकि ऊपर से वो पेल होती है और ये डोम शेप होता है फॉलिकल। नेक्स्ट डायग्नोसिस हम क्लिनिकल फीचर्स के थ्रू बनाते हैं। उसके अलावा इन्वेस्टिगेशन हम करवा रहे होते हैं। कौन कौन सी करवा रहे होते हैं? एक तो जेम्सा स्ट्रेन करवाते हैं। जेम्सा स्ट्रेन ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं होता, क्योंकि बस ये तो बस यही शो करवाता है ना कि हमारे पास मोनोन्यूक्लियर सेल्स या लिम्फोसाइट्स वगैरह प्रेजेंट हैं कि नहीं। तो जेम्सा स्ट्रेन करवा सकते हैं। उसके अलावा इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेस्ट करवा सकते हैं। इससे हमें यह पता चलेगा कि वायरल एंटीजन जो कंजक्टाइवल सिक्रीशंस के अंदर है वो प्रेजेंट है कि नहीं है। उसके अलावा पीसीआर हम करा सकते हैं। ये अमूमी तौर पर हम करवाते हैं कि पीसीआर एक सेंसिटिव मेथड होता है वायरल डीएनए को डिटेक्ट करने का। उसके अलावा इम्यूनोग्लोब्यूलिन का राइजिंग टाइटर हमें नज़र आता है, एंटीबॉडीज़ इन द ब्लड। उसके अलावा हम इम्यूनोक्रोमेटोग्राफी करा सकते हैं। तो ये इन्वेस्टिगेशन हम करवा सकते हैं। नेक्स्ट ट्रीटमेंट आता है। ट्रीटमेंट इसकी सबसे पहले तो वो ये कहते हैं कि 1 या 2 वीक्स के अंदर इसकी स्पॉन्टेनियस रेजोल्यूशन हो जाती है। उसके अलावा हम कोल्ड वाटर एप्लीकेशन दे सकते हैं ताकि सूदिंग इफेक्ट पेशेंट को फील हो। और इसमें हम ना एंटीवायरल थेरेपी नहीं देते। अब इसमें एंटीवायरल थेरेपी क्यों नहीं देते? क्योंकि ना एडिनो वायरस की काफ़ी ज़्यादा सब टाइप्स इन्वॉल्व हैं। जो एक एंटीवायरल एजेंट होगा वो सारे सब टाइप्स के अगेंस्ट जो है ना वो इफेक्टिव नहीं होगा। उसके अलावा एंटीवायरल जो ड्रग्स पड़ते हैं ना उनके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। सो एंटीवायरल थेरेपी हम नहीं दे रहे होते हैं, हम सिम्टोमेटिकली ट्रीट कर रहे होते हैं, क्योंकि ये जो कंडीशन है वो स्पॉन्टेनियसली रिजॉल्व हो जाती है। नेक्स्ट, सेकेंडरी इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए हम टॉपिकल एंटीबायोटिक्स दे रहे होते हैं और टॉपिकल स्टीरॉयड देते हैं डाइल्यूट फॉर्म के अंदर, ताकि सिम्टोमेटिक रिलीफ मिल सके। नेक्स्ट आता है फ्रिंगो कंजक्टाइवल फीवर। अब ये भी एडिनो वायरस की वजह से हो रहा था। एडिनो वायरस की कौन सी सब टाइप्स इसके अंदर इन्वॉल्व हैं? अब चूंकि ये छोटा टॉपिक है तो एडिनो वायरस के छोटे छोटे नंबर इसमें इन्वॉल्व होते हैं। कौन से सीरो टाइप्स? 3, 4 एंड 7। इसको 347 से याद रख लो। 3, 4 एंड 7, 3 और 4 को प्लस करें तो 7 आता है। सो सीरो टाइप 3, 4 एंड 7 जो एडिनो वायरस के होते हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। अब ये भी एक एक्यूट फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस होता है। अब नाम से ही ज़ाहिर है कि एक तो इसके अंदर फीवर हो रहा होगा और फेरिंग्स की इन्वॉल्व होगी, यानी फेरिंजाइटिस भी होगा। फेरिंजाइटिस के साथ फीवर होगा। अब इसमें जो क्लिनिकल फीचर्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं एपिडेमिक केराटोकंजक्टिवाइटिस से, लेकिन कुछ और भी सिम्टोमेटिक सिम्टम्स होते हैं। फॉर एग्जांपल फेरिंजाइटिस प्रेजेंट होता है, क्योंकि नाम के अंदर देखो ना फेरिंजाइटिस आ रहा है। उसके अलावा फीवर के साथ हेडेक भी प्रेजेंट होती है। और कंजक्टाइवल जो साइंस होते हैं, जो हमने कंजक्टाइवा के साइंस यहाँ पे पढ़े थे ना कि कंजक्टाइवा में एक तो कीमोसिस हो रहा था, एडिमा, सब कंजक्टाइवल हेमरेज, सूडो मेम्ब्रेन वगैरह बन रही थी, वो वाले जो साइंस है वो इसके अंदर लेस सिवियर होते हैं एज कम्पेयर टू एपिडेमिक केराटोकंजक्टिवाइटिस। और जो कॉर्निया की इन्वॉल्वमेंट थी ना वो इसमें हमने कहा था 80% केसेस में इन्वॉल्व होता है, जबकि इस केस में 30% केसेस में इन्वॉल्व होता है। इसकी ट्रांसमिशन हमने पढ़ी थी थ्रू ऑक्यूलर सिक्रीशन, यही जो आइस की सिक्रीशन होता है उसके थ्रू इसकी ट्रांसमिशन हो रही होती है। लेकिन जो फ्रिंजो कंजक्टाइवल फीवर होता है इसकी ट्रांसमिशन रेस्पिरेटरी सिक्रीशन से हो रही होती है। सो ये हमने बात कर ली एडिनो वायरस की। नेक्स्ट हम बात करते हैं पिकोरना वायरस की। अब ये जो पिकोरना वायरस है, पिकोरना वायरस कंजक्टिवाइटिस है, ये पिकोरना वायरस के एक मेंबर इंटेरो वायरस 70 की वजह से होता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 1 to 2 डेज होता है। ये भी हाईली कॉन्टेजियस, यानी एक दूसरे को ट्रांसमिट होने वाली डिजीज़ होती है, लेकिन ये भी सेल्फ लिमिटिंग होती है 1 से 2 वीक्स के अंदर। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो ये ज़्यादातर उन्हीं इंडिविजुअल्स को इफेक्ट करती है जो कि लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में रहते हैं या क्राउडेड कंडीशन में रहते हैं, या फिर जहाँ पर हाथ धोने की जो प्रैक्टिस है वो काफ़ी ख़राब है। इसमें बायलैटरल रेड आइज होती हैं विद वाटरी डिस्चार्ज, क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन है तो वाटरी डिस्चार्ज होगी। और रेड आई क्यों होगी? क्योंकि कंजक्टाइवा के अंदर इन्फ्लेमेशन हुई हुई है। एग्जामिनेशन पे हमें क्या क्या नजर आएगा कि आईलिड्स जो है उनके अंदर वो स्वोलन हुई हुई है, डिस्चार्ज जो है वो वाटरी है क्योंकि वायरल इन्फेक्शन है। सब कंजक्टाइवल हेमरेज इसके अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा कीमोसिस भी हो रहा है पाल्पेब्रल पार्ट के अंदर। जो पाल्पेब्रल कंजक्टाइवा होता है ना, जो आईलिड को अंदर से लाइन कर होता है, उसके अंदर कीमोसिस हुआ होता है। नेक्स्ट, कॉर्निया इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है जिसमें हमें पंक्टेड केराटाइटिस नजर आता है। नेक्स्ट डायग्नोसिस हम इसका क्लिनिकल फीचर्स पे बनाते हैं और अमीनो ग्लोबुलिन राइजिंग टाइटर ऑफ एंटीबॉडीज़ हमें ब्लड के अंदर नज़र आती है। ट्रीटमेंट की बात करें तो कोई भी इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं है, ज़्यादातर ये खुद ही ये रिजॉल्व हो जाता है। उसके अलावा इसमें कोल्ड वाटर एप्लीकेशन सूदिंग इफेक्ट के लिए दे सकते हैं और एंटीवायरल्स के अंदर भी इफेक्टिव नहीं होते।
एंटीबायोटिक्स हम देते हैं ताकि सेकेंडरी इन्फेक्शन को प्रिवेंट किया जा सके। उसके अलावा स्टीरॉयड्स हम देते हैं डाइल्यूट कंसनट्रेशन में। तो ये हमने बात कर ली इंटेरोवायरस की। नेक्स्ट आती है हमारे पास हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस कंजक्टिवाइटिस। अब ये जो हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस है ये कॉज करता है हर्पीस सिम्प्लेक्स कंजक्टिवाइटिस। ये भी एक फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस की टाइप होती है। यहाँ पे हमने कहा था ना कि फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस हर्पीस सिम्प्लेक्स भी करवा रहा होता है और पिकोना वायरस भी करवा रहा है। सो हर्पीस सिम्प्लेक्स भी है फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस की एक टाइप है। इसके अंदर स्किन आईलिड की भी इन्वॉल्व होती है और फेस की भी इन्वॉल्व होती है। इसको अब हम डायग्राम से समझ लेते हैं क्योंकि बुक के अंदर इसकी कोई डायग्राम नहीं बनी हुई। अब इस इमेज के अंदर हम देख सकते हैं कि जो हर्पीस सिम्प्लेक्स कंजक्टिवाइटिस है वो शो किया हुआ है। अब इसके अंदर क्लिनिकल फीचर्स में एक बात आती है कि एक तो ये आईलिड्स को भी इन्वॉल्व करता है और फेस को भी इन्वॉल्व करता है। आईलिड्स में ये क्या करवाता है कि ये ब्लिस्टर यहाँ पर वेजिकल्स की फॉर्मेशन करवाता है। तो हमारे पास ये ब्लिस्टर यहाँ पर वेजिकल्स की फॉर्मेशन हुई हुई है। इसके अलावा कंजक्टाइवा के अंदर देखो तो रेडनेस हमें नजर आ रही है, हाइपरीमिया नजर आ रहा है और इसके अंदर ना कीमोसिस और सूडो मेम्ब्रेन भी बनता है और फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस हो रहा होता है। नेक्स्ट आईलिड की स्वेलिंग हुई होती है जिसको हम ब्लेफराइटिस बोलते हैं। अब इस डायग्राम में भी देखो तो हमें वेजिकल्स नजर आ रहे हैं। ये देखो तो आईलिड्स के ऊपर वेजिकल्स बने हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा देखो तो यहाँ पर वाटरी डिस्चार्ज प्रेजेंट है और यहाँ पर देखो तो हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पर फॉलिकल्स की डेवलपमेंट हो गई है। फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं ऑन द जो पाल्पेब्रल कंजक्टाइवा है इसके ऊपर प्रेजेंट हुए हैं। उसके अलावा कंजक्टाइवा के ऊपर देखो ना तो यहाँ पर कीमोसिस हुआ हुआ है। कीमोसिस मतलब जो कंजक्टाइवा है उसके अंदर एडिमा हुआ हुआ है और सूडो मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन भी हुई हो सकती है। सो ये हमने कोई जनरल बातें कर ली हैं। अब नेक्स्ट इसको टेक्स्ट से देख लेते हैं। हमने बात की कि जो हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस कंजक्टिवाइटिस है ये फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस होता है। अब इसके अंदर आईलिड्स और फेस भी इन्वॉल्व हो सकता है। ये ज़्यादातर इफेक्ट कर रही होती है छोटे बच्चों को। उसके अलावा अडल्ट्स और जो यंग अडल्ट्स होते हैं उनको इफेक्ट कर रही होती है। ओक्यूलर इन्वॉल्वमेंट होती है। उसके अलावा लिड मार्जिन के ऊपर हमने कहा कि वेजिकल्स की फॉर्मेशन होती है। आईलिड्स के ऊपर वेजिकल्स की फॉर्मेशन होती है। उसके अलावा कंजक्टाइवा पे हमें क्या क्या नजर आया था, एक तो वाटरी डिस्चार्ज था क्योंकि वायरल इन्फेक्शन है। उसके अलावा हाइपरीमिया रेडनेस वगैरह प्रेजेंट होगी। कीमोसिस यानी कंजक्टाइवा के ऊपर एडिमा हुआ होगा और सूडो मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन होती है स्पेशली चिल्ड्रन के अंदर, क्योंकि ज़्यादातर जो चिल्ड्रन होते हैं वो हमें पता है ना कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं। सो इस वजह से सूडो मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन चिल्ड्रन में ज़्यादा देखी गई है। नेक्स्ट फॉलिकल्स की डेवलपमेंट होती है पाल्पेब्रल या फिर फोर्निशियल कंजक्टाइवा के ऊपर। तो ये बात हुई कंजक्टाइवा की। नेक्स्ट आती है कॉर्नियल इन्वॉल्वमेंट। कॉर्नियल इन्वॉल्वमेंट की बात करें तो ये 2/3 ऑफ केसेस में प्रेजेंट होती है पंक्टेड एपिथेलियल केराटाइटिस के तौर पर। अब इसमें कोई भी ना सब एपिथेलियल ओपेसिटी की फॉर्मेशन नहीं होती। जो सब एपिथेलियल ओपेसिटी थी वो हमने कहा था कि जो एपिडेमिक केराटोकंजक्टिवाइटिस है उसके अंदर बन रही होती है। इसके अलावा पंक्टेड लेयन खुद ब खुद रिजॉल्व भी हो जाते हैं या फिर ये डेवलप हो जाते हैं सुपरफिशियल स्ट्रोमल ओपेसिटी के अंदर, और या ये प्रोग्रेस होकर डेंड्रिटिक फिगर्स की फॉर्मेशन करवा देते हैं। अब ये जो डेंड्राइट्स होते हैं ना इनकी जब हम कॉर्निया वाले चैप्टर पढ़ेंगे ना तो डेंड्राइट्स हमें कॉर्निया के ऊपर कुछ इस तरह से नजर आते हैं। डेंड्रिटिक कॉर्नियल अल्सर हमें कुछ इस तरह से नजर आता है। सबसे पहले ये पंक्टेड एपिथेलियल ओपेसिटी के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, फिर ब्रांचिंग पैटर्न इसका बनता है और ये ब्रांचिंग पैटर्न बाद में फ्यूज होकर ना एक जियोग्राफिकल पैटर्न बनाता है। तो ये हम बात करेंगे कॉर्निया के अंदर। कॉर्निया के अंदर हमारे पास डेंड्राइट्स की फॉर्मेशन होती है। अब ये जो डेंड्राइट्स होते हैं ये मल्टीपल होते हैं, जबकि जो रिकरेंट हर्पेटिक्स होते हैं ना उनके अंदर सिंगल डेंड्राइट की फॉर्मेशन हो रही होती है। डायग्नोसिस हम बनाते हैं क्लिनिकल फीचर्स पे। अब इसके अंदर ना कॉर्नियल सेंसेशन डिक्रीज हुई होती हैं। क्यों डिक्रीज हुई होती हैं? क्योंकि ये जो कॉर्नियल नर्व्स होती हैं ना उनको जाकर अफेक्ट करता है, तो कॉर्नियल सेंसेशन डिक्रीज हुई होती हैं। इम्यूनोफ्लोरेसिन एंटीबॉडी टेस्ट हम करते हैं ताकि हम वायरल एंटीजेंस को देख सकें एपिथेलियल सेल्स के अंदर, और उसके अलावा हम एंटीबॉडीज़ को देखते हैं राइजिंग टाइटर में। नेक्स्ट ट्रीटमेंट की बात करें तो सिम्टोमेटिक और सपोर्टिव ट्रीटमेंट हम देते हैं। उसके अलावा कोल्ड वाटर एप्लीकेशन देते हैं। एंटीवायरल ड्रग्स को हम नहीं यूज़ करते सिंपल फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस में। ये हम तभी यूज़ करते हैं जब हमारे पास कॉर्निया इन्वॉल्व हो। जब कॉर्निया इन्वॉल्व होगा तब हम एंटीवायरल थेरेपी देंगे। एंटीबायोटिक्स हम देते हैं सेकेंडरी इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने में, और इसमें जो स्टेरॉइड्स हैं वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हैं। कॉन्ट्राइंडिकेटेड है स्टीरॉयड हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस कंजक्टिवाइटिस में। अब क्यों कॉन्ट्राइंडिकेटेड है? क्योंकि बॉडी का नॉर्मल रिस्पॉन्स होता है ना कि इन्फ्लेमेशन के थ्रू हम उस फॉरेन एजेंट से लड़ रहे होते हैं। अब क्योंकि ये स्टीरॉयड्स जो होते हैं ना वो इन्फ्लेमेशन को कम कर रहे होते हैं, उसके अलावा इम्यूनिटी को भी सप्रेस कर देते हैं। तो अब चूंकि ये इम्यूनिटी को भी सप्रेस कर रहे हैं तो वायरस के अगेंस्ट हमारी जो फाइटिंग एबिलिटी है वो कम हो जाती है। तो स्टीरॉयड कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें हम सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए ना डाइल्यूट कंसनट्रेशन यूज़ कर लेते हैं स्टीरॉयड्स की।
तो ये हमने बात कर ली हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस कंजक्टिवाइटिस की। नेक्स्ट लास्ट हमारे पास आती है मोलस्कम कॉन्टेजियोसम कंजक्टिवाइटिस। अब ये भी एक वायरल इन्फेक्शन होती है स्किन की। उसके अलावा ये कंजक्टाइवा को ना बहुत थोड़े एरिया को ही इन्वॉल्व करती है। एटियोलॉजी की बात करें तो ये पॉक्स वायरस होता है जो कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस होता है। ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इंडिविजुअल से ये फैल रहा होता है। इसमें आईलिड्स के ऊपर लेयंस प्रेजेंट होती हैं। अब ये जो लेयंस होती हैं इनकी क्लासिकल अपीयरेंस होती है। इनको हम कहते हैं कि ये पेल वैक्सी अम्बिलिकेटेड नोड्यूल्स होते हैं। इस डायग्राम में देखो तो ये पेल है, उसके अलावा वैक्सीन की अपीयरेंस है और अम्बिलिकेटेड है। अम्बिलिकेटेड नोड्यूल प्रेजेंट होते हैं आईलिड के मार्जिन के ऊपर। अब ये कौन कौन से पेशेंट मतलब पेशेंट जो है वो किन सिम्टम्स के साथ हमारे पास आता है। पेशेंट कहता है कि उसको ना क्रोनिक यूनिलैटरल इरिटेशन होती है और म्यूकोर डिस्चार्ज प्रेजेंट होता है। इस कंडीशन में हमारे पास म्यूकोर डिस्चार्ज प्रेजेंट होता है और आईलिड्स के ऊपर हमारे पास अम्बिलिकेटेड नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। कंजक्टाइवा पे हमारे पास फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस प्रेजेंट होता है और म्यूकोर डिस्चार्ज होता है। इसमें आपने याद रखना कि म्यूकोर डिस्चार्ज होता है। अब इसके अंदर एक और क्लासिकल कंडीशन आती है कि इसमें ना बल्बल नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। जो बल्बल कंजक्टाइवा है इसके ऊपर बल्बल नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। और रेयर केसेस में हमारे पास जो पंक्टेड एपिथेलियल इरोजन्स हैं वो नज़र आती हैं। डायग्नोसिस हम इसका कैरेक्टरिस्टिक आइलेड लेजन जो हम कॉम्प्लिकेटेड नोड्यूल्स है ना उसकी बेसिस पे कर रहे होते हैं। उसके अलावा फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस पे भी हम इसका डायग्नोसिस कर रहे होते हैं। ट्रीटमेंट की बात करें तो स्पॉन्टेनियस रेजोल्यूशन चूँकि मंथ्स टू ईयर्स लेती है तो हम इसका रिमूवल करते हैं। कैसे रिमूव करते हैं कि हम ये जो लेयंस बनी हैं इनको शेव कर दें, शेव एक्सीजन कर दें। उसके अलावा क्रायोथेरेपी यानी इतना फ्रीजिंग टेम्परेचर दे दें कि ये शेड ऑफ हो जाए। उसके अलावा क्वार्टराइजेशन इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करके इसको रिमूव कर दें। उसके अलावा एक्सप्रेशन के थ्रू भी हम इसको रिमूव कर सकते हैं। तो ये हमने बात कर ली वायरल कंजक्टिवाइटिस की। नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में हम बात करेंगे क्लेमाइडियल कंजक्टिवाइटिस की। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन काइंडली शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।